देखो which of the following reagent is used to distinguish cis pentane 1,2 diol। बहुत बेहतरीन सवाल पूछ लिया था, देखिए नीट में। cis pentane 1,2 diol and its trans isomer cis pentane 1,2 diol and its trans isomer, मतलब trans pentane 1,2 diol। Which of the following reagent is used to distinguish cis pentane 1,2 diol and its trans isomer? पहला है एसीटोन, देखो पहला है एसीटोन, दूसरा MnO2, तीसरा एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, चौथा ओजोन। बताओ इसमें। पहला एसीटोन, दूसरा MnO2, तीसरा एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, चौथा एसीटोन ओजोन। जब हमने तुमको ये बताया था कि एथिलीन ग्लाइकॉल, मेरे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, तो चाहे हम वो इधर लिख दें उससे क्या फर्क पड़ता है, तो रोटेशन से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों, और ये ग्लाइकॉल बन जाएगा, ये बन जाता है। लेकिन अगर मान लिया ये है, ध्यान रहे ये है, ठीक, H मान लिया, और ये है, ये है। अब ये तो चलो इनॉल है, मान लिया अनस्टेबल होता है। लेकिन अभी बताओ, तो आप बताओ ये वाला स्ट्रक्चर किससे बनेगा, इससे बनेगा या इससे बनेगा? अब यहाँ तो ये हिंडर्ड रोटेशन, तो बनेगा ही नहीं। तो जब तुम बेटा साइक्लोपेंटेन डाइऑल ले लोगे, ये है सिस, ये तो एसीटोन से इसकी रिएक्शन, इससे इसकी रिएक्शन तो हो जाएगी, क्योंकि दोनों OH एक ही तरफ है। ग्लाइकॉल बन जाएगा नहीं, ये जो बनाया हो इसी में ऐसे कर दो, तो उसमें क्या दिक्कत ये। लेकिन क्या ट्रांस बना पाएगा? आप बताइए, ये सवाल पूछा था नीट 2018 का सवाल है ये। तो कहीं अगर इस तरह के सवाल पूछे गए तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसलिए हाँ, अब अभी आज हम पेपर जो है तुम लोगों को बुकलेट देने के लिए, उसमें क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन भी डाले जाएंगे, तो हम देखने लगे, तो उसमें हमको ये सवाल दिखा। भूल गए नहीं, पिछले साल भी हर साल ही करवाते हैं इसको, तो अभी कल ही तो पढ़ाया था, तो हमने सोचा इसको करा दें। और बेटा ओजोन से कोई रिएक्शन नहीं होनी। अरे ओजोन से अल्कोहल की क्या रिएक्शन होगी? MnO2 एलाइलिक का वैसे भी जा सकते थे, एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड अकेले तो काम कर नहीं पाएगा, वो तो ओपन एयर ऑक्सीडेशन में तो अकेले एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड तो होता नहीं, समझे? तो ये एसीटोन है, क्योंकि सिस पेंटेन 1,2 डाइऑल एसीटोन के साथ हेमी एस्टल या की एस्टल बनाएगा, है ना, पर ट्रांस नहीं बना पाएगा ड्यू टू लैक ऑफ स्टीरोकेमिस्ट्री। ट्रांस में मेरे बच्चों ये दोनों OH अपोजिट साइड में, तो मान लिया एक तो रिएक्ट हो जाएगा, लेकिन क्या दूसरा हो पाएगा? दूसरा दूसरे डायरेक्शन में है,
आपकी बात फील कर रहे हो नहीं कर रहे हो जो बताना चाह रहे हैं भाई? तुम एक तो रिएक्ट करा दोगे 1 by 1, लेकिन दूसरा वो एक तो दूर है, तो वो फिर कैसे रिएक्ट हो पाएगा? समझे? इसलिए इसमें आंसर एसीटोन है। एसीटोन सिस पेंटेन 1,2 डाइऑल के साथ एसिड कीटल बनाएगा, पर ट्रांस 1,2 डाइऑल के साथ कीटल नहीं बना, ठीक है ना, ड्यू टू लैक ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। यहाँ कोई समस्या नहीं होती, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है। ये बेटा OH ऐसे भी लिख दे तो क्या समस्या है, वो तो फ्री रोटेशन होता है। लेकिन सिर्फ पेंटेन 1,2 डाइऑल और ट्रांस पेंटेन 1,2 डाइऑल में क्या ट्रांस पेंटेन 1,2 डाइऑल के दोनों OH कंबाइन हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। ये नीट में सवाल आया था 2017 या 18 का क्वेश्चन है, वो ये हम देख रहे थे तो हमको दिख गया। तो हम तो तुम लोगों से कहते हैं कि पेपर लगाओ, तो लगाते नहीं, ठीक है ना। खाना भी हम ही बनावे, बर्तन भी हम ही धुले, चम्मच से देवगुप्ता को खिलावे हम ही, ठीक है ना। नाराज हो जाए तो ठिकाना नहीं है, ठीक। पता नहीं कौन सी कंडीशन पे, किस NTP कंडीशन पे नाराज हो जाए, ठीक है। तो बड़ा पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। इस तरह के सवाल देखिए आप, ये सवाल आया तो हमें अभी घंटे भर पहले देख रहे तो याद आया, तो हमने कहा कि तुमको करा दें तो याद तो रहे, कम से कम आए हुए सवाल कहीं उसी तरह मिलते जुलते रिपीट हो तो करते ले जाओ। तो ये पॉइंट बेटा ख़त्म होता है, ठीक। और अब अगला पॉइंट हम शुरू करते हैं। लिखो पॉइंट नंबर, बीटिंग रिएजेंट बता दिया था, पॉइंट नंबर 14। ठीक, चलो वो पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब बच्चों वहाँ वो रिएक्शन हम यहाँ बताने जा रहे हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करते हैं। अंतर, तो पहले ऑक्सीडेशन लिखो, फर्स्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन NCERT की बुक है 12th की, बोलो। ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड कीटोन में आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, रिएक्शन में तो आओ, यही ठीक। कम से कम इसमें जितना है बेटा, हाइड्रोफार्म तो हम बता ही चुके हैं। हाइड्रोफार्म कैसे पंडित जी, पेज नंबर बता दो जरा, नई बुक में। और आगे बढ़ो बेटा, ये नहीं ऑक्सीडेशन, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। ये पेज 369, ठीक। तो आप देखो उसमें सब पूरा दिया है, ठीक। तो पहले हम देखो ऑक्सीडेशन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोलो नहीं, ऑक्सीडेशन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फर्स्ट बाय टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंस रिएजेंट। All aldehyde reduces, all aldehyde reduces Tollens reagent into black or grey PPT of silver, ब्रैकेट में सिल्वर मिरर। कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, कीटोन इस टेस्ट को नहीं देते हैं।
कीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट, कीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। ठीक, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा। टॉलेंस रिएजेंट अमोनिकल, यह है टॉलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, लिख लो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यह है टॉलेंस रिएजेंट। बेटा इसका रिप्रेजेंटेशन चाहे तुम Ag2O कर दो, दोनों लिखे जाते हैं, या कॉम्प्लेक्स आयन कर दो, ये चाहिए मतलब Ag+1 रहे, दोनों में +1। ठीक, देखिए पहला अंतर, कीटोन इस टेस्ट को देते हैं, सॉरी नहीं देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं, ठीक है ना, एल्डिहाइड इस टेस्ट को देते हैं, एल्डिहाइड रिड्यूस कर देते हैं, एल्डिहाइड खुद ऑक्सीडाइज होता है। बेटा एल्डिहाइड में ये है छोटा है ना कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाता है जल्दी। पानी रखो, रख दो चुपचाप, भरतनाट्यम कर रहे हो मूर्ख। किसी दिन हम बरसने वाले हैं पंडित जी। ब्लैक और ग्रे पीपीटी, इसी को सिल्वर मिरर कहते हैं। ये अच्छा इससे भी ठीक भाई, अमोनिया बेसिक है, थोड़ा बहुत बेसिक तो होता ही है, चाहे ऐसे भी जैसे चाहो जो दिया जाए। सिल्वर +1 है, ये बात ध्यान रखना। ये है टॉलेंस, ये है यहाँ, ठीक। बेसिक मीडियम में चाहे चार्ज अगर बैलेंस करना है, बेसिक मीडियम में 3 से डबल, और अमोनिया अलग हो जाएगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया Ag2 जो है AgPPT बन जाएगा, ठीक। वाटर ये है, इक्वेशन उतना इम्पोर्टेंट है ना, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन ही तो होगा, तो RC=OH बन जाए। थोड़ा बेस ले रखा है तो साल्ट बना, पर यहाँ वो स्ट्रॉन्ग बेस तो होते नहीं, तो डाइल्यूट कर दोगे तो एसिड ही बन जाएगा। एल्डिहाइड रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट इनटू सिल्वर मिरर, कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। दूसरा लिखो, ऑक्सीडेशन बाय फेलिंग सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन बाय फेलिंग सॉल्यूशन। All aldehyde reduces failing solution into red precipitate of cuprous chloride, red precipitate of cuprous oxide, Cu2O, याद रखिएगा Cu2O, red precipitate of cuprous oxide. Ketones do not give this test. बेटा बेंजल्डिहाइड भी इस टेस्ट को नहीं दे पाता है, ठीक। बेंजल्डिहाइड also not give this test. Failing solution
कॉपर सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट प्लस एक्वस NaOH। बहुत लाइट बेसिक एक्वस NaOH। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को रोचले सॉल्ट कर, रोचले सॉल्ट। टॉटिक एसिड तो जानते हो तुम लोग, ये है टॉटिक एसिड, ये है 2 COOH होते हैं, तो यहाँ Na कर दो, यहाँ K कर दो, तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट हो जाए। जहाँ तक इसके फंक्शन की बात है, चाहे तुम बेटा CuO लिखो या कॉपर +2 इन बेसिक मीडियम, कॉपर +2 इन बेसिक मीडियम, ठीक, चाहे जिससे रिप्रेजेंटेशन लिख डालो। और पढ़ो जरा, बुक में जो दिया गया है जरा पढ़ो ये। तो पढ़ा चुके हैं, अपने लिए थोड़ा पढ़वा रहे हैं हम, हमको खुद नहीं चाहिए, हम तो चाह रहे तुम पढ़ लो, बाकी तो हम बता ही रहे हैं। सारे एल्डिहाइड, अच्छा बेटा इससे लिखो, कोई इससे कोई एक दिया जाएगा, ठीक, +2 रहे, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। ये फेलिंग सोल्यूशन है। एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कॉपर रिड्यूस हो जाएगा, ये बेटा रेड PBT होता है। चाहो ऐसे लिखो, लेकिन तुम नाराज रहोगे सर, NCERT में तो अच्छे दिया गया। रेड PBT फेलिंग सोल्यूशन। एक बात ध्यान रखिएगा, आसान नहीं होता ये, क्योंकि वो तो खुद ही नीला होता है। ये रेड जो है खुद ही होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट कॉपर, तो इसको कॉपर सल्फेट का सलूशन फेलिंग ए कहलाता है, और साल्ट का पानी में सलूशन फेलिंग बी कहलाता है। दोनों को मिला के रखा नहीं जाता, नहीं वो ऑलरेडी, हाँ नहीं कलर रहेगा, वो रेड पहले ही तुमको दिखेगा, तुम टेस्ट क्या करोगे, ठीक है ना। तो इसलिए फ्रेश बनाया जाता है। और फ्रेश क्यों बनाते हैं, तभी पढ़ने के लिए कहा था तुम, हाँ तो क्यों बनाते हैं, नहीं लिखा है, ऑन स्पॉट क्यों मिलाता है भैया, पहले से क्यों नहीं बना के रखते। देखो नारायण, मेन तो कॉपर +2 चाहिए ना तुमको, तो जब वो तो कॉपर सल्फेट से ही मिल जाता, फिर हम टार्ट्रेट क्यों खर्च करें। इसलिए क्योंकि कॉपर सल्फेट को जैसे पानी में डालोगे बेटा, कॉपर हाइड्रोक्साइड तुरंत बनने लगता है PPT, तो कॉपर +2 एज ए हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, तो फिर वो रिएक्शन में कैसे भागेंगे। तो टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ कॉपर +2 आयन इन बेसिक मीडियम इन वाटर, टार्ट्रेट आयन विल बी एडेड। बेटा टार्ट्रेट आयन कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, अनस्टेबल होता है, लेकिन उतने टाइम तो प्रेसिपिटेट नहीं होने पाएगा, ठीक है ना, अनस्टेबल होता है, इसलिए पहले बना के नहीं रखा जाता है। तो कॉपर +2 का बेसिक मीडियम में एज ए कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेशन बहुत फास्ट हो जाता है। इसलिए अब कॉपर +2 ही नहीं बचेगा तो फिर टेस्ट तुमको कैसे मिलेगा। इसलिए कॉपर +2 को प्रेसिपिटेट न होने देने के लिए एज कॉपर हाइड्रोक्साइड
उसमें सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट मिला था, समझे? ये टार्ट्रेट आयन कॉपर +2 के साथ, टार्ट्रेट आयन लिगेंड होते हैं, कॉपर +2 को बाइंड कर लेंगे क्वाड्रेशन कंपाउंड की तरह। ये लिख लीजिए। Solution of copper sulfate is called as spelling A. Solution of copper sulfate is called as spelling A, and solution of tartrate is called as spelling B. Tartrate ion in solution of tartrate, sodium potassium tartrate is called as spelling B. ठीक, during the testing both are mixed up. During the testing मतलब उसी समय मिक्स करेंगे हम। टेस्टिंग बोथ आर मिक्स्ड अप। During the testing, both are mixed up. समझे? Copper +2 ion in basic medium. Copper +2 ion in basic medium is precipitated as CuOH twice, copper hydroxide, precipitated as copper hydroxide. ठीक, therefore to prevent the precipitation of copper +2, to prevent the precipitation of copper +2 as copper hydroxide, ठीक, टार्ट्रेट सॉल्ट इज एडेड। तो हो गया भाई, इतना काफी है, बता दिया तुम। टार्ट्रेट सॉल्ट इज एडेड, ठीक। तो ये ध्यान रखिए, समझ में आया सबको? देखो, ऑक्सीडेशन बाय बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन बाय बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट दिया नहीं गया है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक। बेटा सब कुछ यही है, यहाँ सिट्रेट मिला देते हैं, सिट्रेट लिख लो, सब कुछ यही लिख लो यहाँ तक। जमीन याद रहेगा ये सब। ये तो डिफरेंस है एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंस। ये ब्लड टेस्ट जो ग्लूकोज शुगर का टेस्ट हम लोग कराते हैं, फास्टिंग और पीपी, ठीक, यही तो है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। सुनिए, 2 रुपए खर्च होते खाली इस टेस्ट में, जिसमें 100 रुपए लेते हैं पैथोलॉजी वाले, खाली 2-2.5 रुपए खर्च। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में टोटल कीमत एक टेस्ट की 2 रुपया है, या हो सकता है 2.5 रुपये वही। तो ये ध्यान रहे, ये आपको याद रखना है कि शुगर में ग्लूकोज लेवल ब्लड में टेस्ट करने का यही टेस्ट होता है, ठीक।
तो ये लिख लिया, लिख लेना सेम एज फेलिंग सोल्यूशन, सेम एज फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन अपना लिख देना है। इट इज दिस टेस्ट कैन बी यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ठीक है ना। शुगर टेस्ट में यही तो यूज होता है। हमको कई बार सिखाया गया, तो हमको क्या पता था कि हमें ही हो जाएगी शुगर, ठीक है ना। ब्लड टेस्ट में यूज होता है, ठीक, याद रहेगा बेटा। बेंजोलिएट ये भी नहीं देगा, एक ही जैसा तो है। जो इसमें क्या है कि सिट्रेट आयन ज़्यादा फाइनल होता है, मतलब कम क्वांटिटी में, नहीं तो पता चला 250 ml ब्लड निकाल लिया गया केवल फास्टिंग में, तो फिर 250 ml निकाला गया, तो ठीक है ना। तो इसलिए बहुत कम अमाउंट चाहिए, बहुत ज़्यादा फाइन है, ठीक। लिखो अब बेटा एक सुनिए, ध्यान रखिएगा बात, ऑक्सीडेशन नहीं है जो अब अगला बता रहे हैं, लेकिन अब यहाँ यूज होता है इसलिए हम बता रहे हैं। लिखो सिर्फ रिएजेंट टेस्ट, सिर्फ टेस्ट, सिर्फ टेस्ट, SCHIFF, है ना, सिर्फ टेस्ट। रोजा एंड हाइड्रोक्लोराइड एक डाई होती है, हाइड्रोक्लोराइड, सॉरी, रोजा एंड हाइड्रोक्लोराइड, रेड कलर होता है, मेजेंटा कलर, उसमें SO2 मिला देते हैं, तो SO2 की ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, थोड़ा बेस, ये है बेटा सिर्फ रिएजेंट, कलरलेस, कलरलेस, ठीक। और जब बेंजोलिहाइड डालते हैं इसमें, तो बेंजोलिहाइड इस डाई के साथ कंबाइन हो जाते हैं, SO2 खत्म हो जाता है, अलग हो जाएगा SO2, तो ब्लीचिंग है, फिर आ जाएगा, तो फिर से कलर मिलने लगेगा, पर ये रेडॉक्स रिएक्शन में, ठीक, ये है। तो ऑल एल्डिहाइड गिव रेड कलर विथ सिर्फ रिएजेंट, ऑल एल्डिहाइड गिव रेड कलर विथ सिर्फ रिएजेंट, सिर्फ रिएजेंट विथ सिर्फ रिएजेंट, रेड कलर विथ सिर्फ रिएजेंट। अब बेटिया मेजेंटा लिखवाएंगे तो तकलीफ कि सर मेजेंटा हम नहीं जानते, डीप रेड, देखो डीप रेड, बस ये समझ लो, ठीक, ये। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए जो तुम्हारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी गई, नावे को फॉर्मेल्डिहाइड तो देते हैं, फॉर्मिक एसिड में देखो कुछ एल्डिहाइड जैसा कुछ लग रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप तो नहीं है, लेकिन एस तो है यहाँ CO के साथ। बेटा फॉर्मिक एसिड ऐसा कंपाउंड है, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो इफरवेसेंस के साथ साथ ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट ये देता है।
ये हो गया। हाँ तो देखो फार्मिक एसिड, ये बोर्ड में कितनी बार पूछा जाता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश फार्मिक एसिड एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो क्या तुम टॉलेंट टेस्ट ऑफ फेलिंग से कर पाओगे, ये तो दोनों दे रहे हैं। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश फॉर्मिक एसिड एंड एस्टिक एसिड, पंडित जी बताइए जरा कुछ। फॉर्मिक एसिड एंड एस्टिक एसिड, ये सारे टेस्ट। और अभी तुम्हारे मेडिकल में कितने यूपी पीएमडी में कितने बार जमीन पूछा गया होगा कि व्हिच रिएक्शन या फॉर्मिक एसिड और एस्टिक एसिड में किस बात का अंतर है। तो उसमें ऑप्शन जो दिए गए थे, ऑप्शन देखिए बहुत हिसाब से रखते हैं। बोथ आर एसिड, तो ये तो अंतर ही नहीं हुआ, ये तो है। दूसरा बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ठीक। फॉर्मिक एसिड इज रिड्यूसिंग एसिड, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी लिखा हुआ था, तो फॉर्मिक एसिड में होती है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, एस्टिक एसिड में नहीं होती। ये अंतर है दोनों, और ये है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। फॉर्मिक एसिड रिड्यूसेस गिव रेड पीपीटी विद फेलिंग सॉल्यूशन as well as give silver mirror with tolerance reagent. Other carboxylic acid do not give. समझे? लिख लीजिए भाई जरा। अब एक हफ्ते बाद हम जैसे 1 जनवरी 2022 को प्रोफेसर तुमसे पूछेंगे एस्टल्डिहाइड और एसीटोन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, ये तुमसे 1 जनवरी को सवाल पूछेंगे। संजना से 2 जनवरी को पूछेंगे, ठीक है। तो अब ये याद रखो, तब तो अच्छी बात है। देखो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, अब एल्डिहाइडिक ग्रुप तो भाई गलत होगा, लेकिन समझने के लिए लिख सकते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो एल्डिहाइडिक करेक्ट कहना तो सही नहीं, लेकिन एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन तो ही है। फॉर्मिक एसिड विल गिव, फॉर्मिक एसिड विल गिव effervescence, sorry, formic acid will give tolerant test and failing test such that reduces tolerance reagent and failing solution. Reduces failing solution and tolerance reagent, ठीक। इसका मतलब give red PPT with failing solution, give red PPT with failing solution and silver mirror with tolerance reagent. Red PPT with failing solution and silver mirror with tolerance reagent. Silver mirror with tolerance reagent, ठीक। आप नोट करके अगले में लिख लो। दिस इज द सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड। कल तुम्हारे यहाँ हम क्लास रखें? नहीं, हम रखें ना रखें, चलिए देखते हैं, आधा घंटा पढ़ा देंगे। मैं तो हम M2 के लिए क्लास उन्हीं का कोर्स रह गए हैं, तुम्हारा तो टेस्ट का सिलेबस पूरा ही है। चलिए मिलेगा क्लास तो पढ़ाएंगे, कि कोर्स ख़त्म ही होता रहे तो ठीक है। ये बड़ा गिरावट का मंजर, ये ओमिक्रॉन और ये सब बड़ा भयभीत हो रहा है, ठीक है ना। ओमिक्रॉन से खैर तुम लोग ज़्यादा खतरनाक हो कोई दिक्कत नहीं भाई। इस समय मास्क वास्क ये सब जो है पूरा, इसमें 2 ही 4 लोग मास्क पहनते हैं, भाई पहनते लोग, ठीक है ना। गुप्ता जो है पूरा सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, देव गुप्ता मास्क पहनिए भाई, क्योंकि क्लास में अच्छा। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या है, आइडेंटिफिकेशन है नहीं। अब हमको 2 बार खांसी आ जाए तो हमको खुद नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो जैसे तुरंत आइडेंटिफिकेशन हो तो भाई हम दूर हो जाएं, आइसोलेट हो जाएं, या अपना जो है अपने को अलग कर लें, तो शायद आप जल्दी ठीक भी हो, लेकिन अब पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तो बच्चों सब लोग सैनिटाइजर, ठीक, और मास्क
और नाखून उड़ा दीजिए। नाखून तो बिल्कुल न रखें, नाखून से सब ज़्यादा है, ठीक है। और हाथ का इस्तेमाल कम करिए, बस लिखिए बस। और पेन किसी को दीजिए नहीं, पेन अपना अपना यूज करो। नहीं, अब जब दे दिए हो तो फिर लेने से क्या फायदा, अब दे दिए हो तो लो नहीं। अगर पेन दे दिए हो तो मांगो ना। समझे? इसलिए इस समय भाई देखिए, तुम लोग बायोलॉजी साइंस के खुद स्टूडेंट हो, डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो तुमको तो पूरा ध्यान रखना है। तुमसे ज़्यादा इन सब चीज़ों की उम्मीद है। कम से कम मास्क तो पहने ही पहने, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात ये नहीं कि तुम भाई अब इन्फेक्ट कोई हुआ तो अब कैसे हुआ, वो तो आगे की बात है। तुमको खुद नहीं पता होगा कि हमको हो रहा है नहीं हो रहा है, तो तुम और भाई अपने मित्रों को, भाई बहनों को जो है, गुरु जी को इन्फेक्ट कर दोगे। ये समस्या है। टेस्टिंग, आइडेंटिफिकेशन, भाई जब तक तुमको पता नहीं चलेगा तो तुमको क्या पता। इसलिए भाई बचते रहिए सब। तो इसमें जो फार्मिक एसिड इज द सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दीजिए। फार्मिक एसिड इज द, और देखिए हमारी कोचिंग में ज्यूटर में हमेशा हाथ वॉश करके ही तुमको आने दिया जाता है। हाँ, ये हमेशा रहा है, हमेशा टेम्परेचर मेजर होता है, टेम्परेचर हमेशा मेजर होता है, ठीक है। यही सब ध्यान दिया जाता है। और क्या है भैया, और तो भाई इसके कोई पैरामीटर है ही नहीं, इलाज कुछ है नहीं, मेडिसिन है नहीं। अब लोग, अब उसमें समाचारों में आ रहा है कि जिनके 2-2 वैक्सीन लग चुके हैं वो भी, उनके भी विकट उखड़ रहे हैं, उनको भी लग रहा है। नहीं, अब इन्फेक्ट अगर है तो 5-6 महीने रहती शायद इम्यूनिटी, 2 महीने है शायद कि बॉडी इम्यून रहती, लेकिन पूरा लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा कहा जा सकता है। और ये सब चीज़ें अंडर प्रेडिक्शन है भाई, तो क्या कहा जाए, क्या सही है क्या गलत है, कोई फुल रिसर्च तो है नहीं। तो दिस इज द सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच विल गिव effervescence as well as, this is the single carboxylic acid which will give effervescence test as well as, effervescence test as well as Tollin test, gamma Fellin test। लिखो डिस्टिंग्यूज पहला क्वेश्चन, डिस्टिंग्यूज पहला क्वेश्चन एस्टल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड। दूसरा क्वेश्चन फॉर्मिक एसिड एंड एस्टिक एसिड। पहला तो भाई बहुत ही आसान है। फार्मिक एसिड और एस्टिक एसिड को किससे डिस्टिंग्विश करोगे? इफरवेसेंस, जो कितना पागल होगा उसके दोनों भाई, दोनों में सी डबल है, सिर्फ इफरवेसेंस क्यों? टॉलरेंट टेस्ट लिख लो, आंसर लिख लो, टॉलरेंट टेस्ट, फेलिन टेस्ट। एक बात बच्चों और बता दें, वैसे तुम लोग पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में, चूंकि तुम लोग तो भाई कोरोना पीरियड काल में निकले हो तो प्रैक्टिकल नहीं हुआ होगा। बेटा एसीटेट आयन का ये स्पेशल टेस्ट होता है, जो एसीटेट आयन का सलूशन, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए तो एसीटेट आयन बन जाए। एसीटेट आयन का सलूशन न्यूट्रल एफिशिएंसी के साथ ब्लड रेड कलर सलूशन देता है। ये कंफर्मेटिव टेस्ट होता है एसीटेट आयन का। पटेल पता है एसीटेट आयन का टेस्ट ही है।
एसीटेट रेडिकल हाई स्कूल में टेस्ट करवाए जाते हैं। 9th में कार्बोनेट और एसीटेट इनऑर्गेनिक रेडिकल टेस्ट करवाए जाते नहीं करवाए जाते, तो उसमें एसीटेट आयन का यही टेस्ट होता है। सॉल्यूशन ऑफ एसीटेट आयन गिव ब्लड रेड कलर विथ न्यूट्रल एफिशिएंसी। चाहो तो लिख लो, बता रहा हूँ तो लिख ही लो। सॉल्यूशन ऑफ एसीटेट आयन give blood red colored solution with neutral efficiency। ध्यान रखना कि इससे भी मतलब लिख सकते हो, ब्लड रेड कलर सोल्यूशन विथ न्यूट्रल एफिशिएंसी। एक बात बेटा हो, जैसे ये है, ये है, मान लीजिए अब तुमसे कहा जाए कि ये बनाना है, ये बनाना है, तो आप बताओ कौन सा एजेंट ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए नॉर्मली ऑक्सीडेशन दिमाग में आता है, लेकिन यहाँ K2Cr2 सेमिन और H2 सबको तो डबल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। या मान लिया अल्कोहल लगाओ CHOH, तो तुम कैमोनोफोर में लोगे डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ बेटा ये रिएजेंट लिए जाते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। तो ये भी खास बात है, टॉलरेंस और फेलिंग सॉल्यूशन। Selective reagent used for the oxidation of aldehyde group only। जैसे मान लीजिए दिया जाए CH3CHOH और CH2, मान लिया CHO दिया गया। अब बेटा यहाँ OH भी है, एल्डिहाइड भी है। कोई भी रिएजेंट जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा वो अल्कोहल को क्यों नहीं कर पाएगा, उसको भी कर देगा। तो अगर तुम्हें एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है, दूसरे ग्रुप को नहीं करना है, तो ले लीजिए टॉलरेंस रिएजेंट। तो टॉलरेंस लिख लीजिए, टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन आर द सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एल्डिहाइड ग्रुप ओनली। ठीक, तो चार अंतर तो हमने तुमको बताई दी। अब लिखो ऑक्सीडेशन बाय कंसंट्रेट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भाई ऑक्सीडेशन में जो रिएजेंट तुम लोग लेते हो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा। ये सब स्ट्रॉन्ग है। तो एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन बहुत फास्ट होता है, एल्डिहाइड में तो कोई समस्या नहीं। एल्डिहाइड का तो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ हो जाता, तो इनसे क्यों नहीं होगा। कीटोन का इन जनरल नहीं होता है, लेकिन जब कंसंट्रेट ले लोगे और
एलिवेटेड टेम्परेचर पे तुम ऑक्सीडेशन करोगे तो मेरे बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक। ये भी COOH, ये भी COOH, दो एसिड में ऑक्सीडाइज तो CH3 प्रोपेनोइक एसिड और एथेनॉइक एसिड, ठीक। ये अब अगर सिमेट्रिकल हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, इसमें तो इधर से भी ब्रेक होगा फिर, हालांकि प्रोडक्ट यही बनेगी, लेकिन ऐसा ले लिया जाए जैसे ऐसा ले लें और इसमें 3 कार्बन कर दें, ठीक। तो फिर भाई दोनों तरफ से ब्रेकिंग होगी, पहले इस तरफ से ब्रेकिंग करो तो CH3COOH इतना पूछा ऊंचा नहीं जाता, लेकिन फर्स्ट ब्रेकिंग है। अब तुम भाई सेकंड ब्रेकिंग कर दो, CH3 हो तो सेकंड ब्रेकिंग करोगे तो इधर वाला COOH, ठीक, प्लस दोनों प्रोपेनोइक एसिड बनते हैं, है ना। अगर ये करोगे दोनों प्रोपेनोइक एसिड ही बनेंगे, ठीक। तो ये ब्रेकिंग 1 है एंड ब्रेकिंग 2, अब ये सब बन जाते हैं। मेजर प्रोडक्ट पफ्स रूल, ठीक, उसमें ये है कि बड़े वाले कार्बन की चेन्स हैं CO और छोटे कार्बन की चेन के बीच ब्रेकिंग होती है, तो वो सब है नहीं इतना, तो NCERT से अपना देख लीजिएगा तो लिखा हो, फिर दोनों ब्रेक होने लगे। जब तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कीटोन का इन जनरल आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन भाई तुम ऑक्सीडेशन पे उतारू हो, हाई टेम्परेचर बढ़ाते चले गए, कंसनट्रेट केमिनोफोर ले लिया, तो फिर कीटोन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ये देखो लिखा हुआ है कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज्ड अंडर विगरस कंडीशन such that strong oxidizing agent and at elevated temperature their oxidation involves CC bond cleavage to afford a mixture of carboxylic acid। ये सब तो जानते हैं, हम समझे कितनी भरकम लाइनें। ये पफ्स रूल पहले देते थे NCERT में, काट दिया, लिख लीजिए एल्डिहाइड इज वेरी इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना सप्रेम नहीं लिखने देंगे हम, एल्डिहाइड लिखने का काम खत्म किया जाए। एल्डिहाइड इज वेरी इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन लिखने का पूरा समझ लेंगे अगर तुम पिछली 10 दिन की बातें हमको सुना दो। सर आपने ये लिखवाया, एल्डिहाइड इज वेरी इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन फुल स्टॉप, आगे लिखो, कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज्ड अंडर विगरस कंडीशंस। Ketones are generally oxidized under vigorous conditions. Vigorous conditions, ठीक, लिख लिया। Such that
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट एलिवेटेड टेम्परेचर, ऐसे लिखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एट एलिवेटेड टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक। their oxidation involve CC, C single bond C, CC bond cleavage, ठीक। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व CC bond cleavage to uphold a mixture of carboxylic acid having lesser number of carbon atom, than the parent ketone. Okay, each having lesser number carbon than ketone. देखो रिडक्शन, ना देखो रिडक्शन है, फर्स्ट लिखो सेलेक्टिव रिडक्शन, क्लीमेंसन, पहला लिखो क्लीमेंसन रिडक्शन। Aldehyde and ketone are directly reduced into alkane. Aldehyde and ketone are directly reduced into alkane when treated with, जल्दी लिखो, when treated with amalgamated zinc and concentrate HCl. When treated with amalgamated zinc and concentrate HCl. amalgamated zinc and concentrate HCl, ठीक। जो लोग नहीं लिख पाए हैं ये रिएक्शन लिख डालो बस। एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन, जिंक अमलगम, कंसंट्रेट HCl, तो देखिए डायरेक्ट इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, मैकेनिज्म वगैरह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एप्लीकेशन डायरेक्ट एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में रिड्यूस करता है। दूसरा लिखो उल्फ किस्नर रिडक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन, हाइड्राजोन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, हाइड्राजोन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, hydrazone of aldehyde and ketone when treated with alcoholic base, सोडामाइड जैसे सोडियम इथॉक्साइड, ठीक। इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल give alkane, in presence of alcohol give alkane। तो हाइड्राजोन तो हम लोग को पढ़ा चुके हैं, हाइड्राजोन किससे बनते हैं, हाइड्राजीन। हो अब हाइड्राजोन से म्यूजिक सेट कर लेंगे हाइड्राजीन, अब किससे रिएक्ट करेगा वो तो नहीं बता रहे हो। एल्डिहाइड और कीटोन म्यूजिक तो सेट कर लेंगे, हाइड्राजोन तो हाइड्राजीन, अरे किससे रिएक्ट करेगा ये तो बताओगे, यहाँ म्यूजिक थोड़ा सेट करनी। एल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि ये बेटा हाइड्राजीन, ये एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन पूछी जाएगी, एल्डिहाइड कीटोन से पूछी जाएगी, तो हाइड्राजीन ये होता है बेटा NH2NH,
अब तो हम डायरेक्ट लिखते हैं। अब आप बताओ वाटर डायरेक्ट लिखते हैं, वाटर ये देखो, अब मैकेनिज्म नहीं है इसमें, सवाल इसका एप्लीकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुमको डायरेक्ट याद रखना है कि 3 मेथड है, समझे, जो डायरेक्ट एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में बदल देता है। तो देखो हाइड्रोजन बन गया, और फिर हाइड्रोजन को बेसिक मीडियम एल्कोहलिक केवेज, एल्कोहलिक केवेज का मतलब केवेज को एल्कोहल लिख देंगे, एथेनॉल लिख देंगे, मेथेनॉल लिख, एथिलीन ग्लाइकॉल तुम्हारे उसमें दिया गया है, तो वो भी तो एल्कोहल ही तो है। एथिलीन ग्लाइकॉल क्या है, एल्कोहल ही तो है, तो चाहे जैसे लिखो, ठीक। सोडामाइड भी बेटा यहाँ ले सकते हो, एथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल, और देखो ये एल्केन बन जाता है, 2 H आ जाएंगे प्लस N2, 2 H। एल्डिहाइड कीटोन से डायरेक्ट एल्केन, डायरेक्ट एल्केन, ठीक। इसका मतलब तुम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, देखो ये है हाइड्रोजीन, ऐसे दिया रहेगा NH2NH2 या N2H4 लिखा जाए, और यहाँ OH दिया रहेगा। कन्वर्जन ध्यान रखो कि दोनों में एल्केन बन जाएगा, ठीक। तो एक मेथड हो गया तुम्हारा क्लीमेंसन, ठीक, क्लीमेंसन से डायरेक्ट एल्डिहाइड कीटोन एल्केन में बदलेगा, और दूसरा हो गया उल्फ किस्नर। तो उल्फ किस्नर बेटा हाइड्रोजोन, सेमी कार्बाजोन से भी होता है, पर सेमी कार्बाजोन दिया नहीं जाता है, ठीक। हाइड्रोजोन तीसरा, तीसरा बेटा जो है फास्फोरस और HI, हालांकि ये उतना सिलेक्टिव नहीं है। फास्फोरस और HI से भी, अगर फास्फोरस और HI के साथ हम हीट करते हैं तो एल्केन बन जाएगा, पर दिस इज नॉट सिलेक्टिव। हमारा कहने का मतलब इसमें बेटा दूसरे एसिड हैलाइड, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, अल्कोहल, ये भी बेटा जो है फास्फोरस और HI से एल्केन में रिड्यूस होते हैं, तो ये बात ध्यान दीजिए, मतलब और भी ग्रुप रिड्यूस हो जाते हैं। पर जो पहले दो जो रिएजेंट हैं, क्लीमेंसन और उल्फ किस्नर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, both the methods are important to convert directly aldehyde and ketone into alkane, ठीक है। फास्फोरस HI भी तीसरा मेथड होता है, लेकिन फास्फोरस HI से दूसरे मॉलिक्यूल भी एल्केन में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। और ऐसे लिखा रहेगा N2H4 OH, तभी तुमको खुद ध्यान देना है। चौथा बेटा जो है एथिलीन एल्डिहाइड कीटोन को, जो एथिलीन थायोग्लाइकॉल से थायोकीटोन बन जाएगा, और उसको राने निकिल के साथ हाइड्रोजनेट कर देंगे। राने निकिल में कुछ और मॉडिफिकेशन करके राने निकिल बनाया जाता है, ठीक, पूछा नहीं जाता तुम्हारे, तो उससे भी एल्केन बन जाता है। एल्डिहाइड कीटोन को कीटल, थायोकीटल में बदल दीजिए, और फिर हाइड्रोजनेशन कर दीजिए राने निकिल की वजह से, राने निकिल से ही बनाया जाता है। अभी खड़ा करेंगे सबको, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं और विथ रीजन हमको आंसर बताइए, और दोनों क्वेश्चन या तो ये नीट में पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा। तो लिखो द अप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ, फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, द अप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द
following conversion. ZnHgSCl. NH2OH ion. Phosphorus and Hi. Hydrogenation. Most important. सेम क्वेश्चन यहाँ पे, सेम ऑप्शन.